हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम अपने अकाउंटेंसी की रिवीजन सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम अकाउंटेंसी के 7 चैप्टर डेथ ऑफ पार्टनर की कंप्लीट रिवीजन को इस वीडियो में करने वाले हैं। और इनफैक्ट आपने कुछ ना भी पढ़ा हो अभी तक तो इस वीडियो को कंप्लीट देख लेना, फिर जो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूँगा उसे कंप्लीट कर लेना। फिर एग्जाम में आप 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स सिक्योर कर सकते हो, तब अगर आप उस नोट्स को कम्प्लीटली अच्छे से रिवाइज कर लोगे तो। ठीक है, तो स्टार्ट कर दे इस वीडियो को। और इसके साथ ही साथ कई सारे बच्चे कमेंट्स करे थे पिछली वीडियो में कि आप अकाउंटेंसी की ऑब्जेक्ट वीडियो को लेकर आओ। तो देखो, मैंने अकाउंटेंसी की चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी अपलोड कर दी है, तो आप लोग प्लेलिस्ट सेक्शन चेक कर लेना, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। ठीक है, हर एक चैप्टर्स के जो प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस थे, मैंने उन सभी को ऑलरेडी कवर कर दिया। तो फिर से मुझे वीडियो अपलोड करने का कोई ज़्यादा शौक नहीं है कि मैं एक ही वीडियो को बार बार अपलोड करूँ। ठीक है, तो आप उन वीडियोज़ को देख लेना, वो मोर देन इनफ है कंटेंट आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए। उन वीडियोज़ को देखना, कमेंट करना कैसा लगा। ठीक है, इस वीडियो में हम डेथ ऑफ पार्टनर की कंप्लीट रिवीजन को यहाँ पे करने वाले हैं, और इसके ऑब्जेक्टिव को भी मैंने इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को भी ऑलरेडी अपलोड कर दिया था, तो आप उस प्लेलिस्ट सेक्शन को चेक कर लेना। और इसके अलावा मैं इस वीडियो में भी लिंक डाल दूंगा, अगर आपको नहीं मिलेगा तो आप कमेंट करना, मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। देखो, हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर। यानी कि पार्टनर की मृत्यु और पार्टनर की रिटायरमेंट, इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस होता है। तो देखो, बहुत ही सिंपल सा डिफरेंस आप ये जान लो कि जब कोई पार्टनर फर्म से रिटायर होता है तो वो पहले ही प्लान कर लेता है कि मुझे अब रिटायर होना है। और जनरली आप देखते होगे, मतलब मैं आपको बता दूं कि वो या तो अकाउंटिंग ईयर के लास्ट में रिटायर होता है और या फिर मंथ के लास्ट में रिटायर होता है। और ऐसा वो इसलिए करता है ताकि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने में कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। लेकिन जो पार्टनर की डेथ हो जाती है वो अनकंडीशनल, वो अनप्लान्ड होता है। अब यमराज किसी को बतला कर नहीं आते कि मैं तुम्हें लेने वाला हूँ। इसलिए यहाँ पे जब कोई पार्टनर की मृत्यु होती है तो वो साल के किसी भी समय हो सकता है, मंथ के किसी के बीच में भी हो सकता है। इस कारण ये वेल प्लान नहीं होता, डेथ ऑफ पार्टनर वेल प्लान नहीं होता। लेकिन जब कोई पार्टनर फर्म से रिटायर होता है तो वो ऑलरेडी प्लान कर लेता है। ठीक है, ये पहला डिफरेंस होता है। सेकेंड डिफरेंस ये होता है कि जो पार्टनर फर्म से रिटायर होते हैं उन्हें जो पेमेंट करना होता है, एक फर्म डायरेक्टली उस रिटायर्ड पार्टनर को पेमेंट कर देता है। लेकिन जब कोई पार्टनर की मृत्यु होती है तो फर्म ऐसा तो नहीं है कि जो पार्टनर की मृत्यु हो चुकी है उसको पैसे देगा, इससे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इस कारण जो पार्टनर्स की मृत्यु होती है, सभी पार्टनर्स पहले से ही अपने एक लीगल हायर को, लीगल रिप्रेजेंटेटिव को नियुक्त कर देते हैं, यानी कि उसके उत्तराधिकारी को नियुक्त कर देते हैं। और जब कोई पार्टनर की मृत्यु हो जाती है तो जितने भी राशि बचती है, जैसे प्रॉफिट जितना हुआ था उस टाइम तक, तो उन सभी को उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव, उनके उत्तराधिकारी को पेड कर दिया जाता है। अब हो सकता है वो उसका सन हो, उसका वाइफ हो, या कोई भी हो सकता है। ठीक है, ऐसा कोई क्लियरली मेंशन नहीं है कि यही होना चाहिए। ठीक है, सन हो सकता है और या फिर वाइफ हो सकती है, या फिर कोई और भी हो सकता है, उसका भाई भी हो सकता है। ठीक है, तो ये दोनों डिफरेंस होता है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर के बीच। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, हाउ टू कंप्यूट द डिसीज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो देखो, जो पार्टनर की मृत्यु हुई है उसको, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को हम कितने पैसे देंगे, जो प्रॉफिट का हिस्सा होता है वो हम कितना देंगे, और प्रॉफिट को हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये वेल प्लान नहीं होता डेथ ऑफ पार्टनर, पार्टनर्स की मृत्यु साल के किसी भी टाइम में हो सकता है। तो हम प्रॉफिट को किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, इसका दो फॉर्मूला होता है, इसका दो बेसिस होता है। पहला होता है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, यानी कि समय के आधार पर, और एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स, यानी कि टर्न ओवर के आधार पर। अब देखो, बेसिस ऑफ टाइम में हम क्या करते हैं, तो मान के चलो कोई पार्टनर फर्म से रिटायर हो रहा है 2021 के, मान के चलो थर्ड मंथ में। ठीक है, थर्ड मंथ में। और इसके अलावा जो हमारा पिछला साल का प्रॉफिट था वो था 1 लाख का। ठीक है, और ABC 3 पार्टनर्स थे। ABC का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 3:2:1। सी हो रहा है रिटायर, तो सी को कितनी राशि दी जाएगी, सी को दिया जाएगा 1 लाख इंटू 1/6 इंटू 3/12, यानी कि प्रीवियस ईयर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाई रेशियो ऑफ डेथ पार्टनर, यानी कि जिस पार्टनर की मृत्यु हुई है, तो जिस पार्टनर की मृत्यु हुई है उसका शेयर कितना था, उसका शेयर था 1/6। तो हमने यहाँ पे इंटू कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया 1/6 से, फिर हमने टाइम से मल्टीप्लाई किया। तो तीसरे मंथ में उसकी मृत्यु हो रही थी और टोटल टाइम होता है 12 मंथ का, तो 3/12 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरीके से 1 लाख इंटू 3/12 इंटू 1/6, जो कुछ भी वैल्यू निकल कर आएगा उतना प्रॉफिट हम दे देंगे उसके लीगल हायर को, यानी कि उसके उत्तराधिकारी को। ठीक है, इसके अलावा एक और मेथड होता है ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स टर्नओवर। इसके आधार पर हम ये देखते हैं कि पिछले साल का कितना सेल था और करंट ईयर का अब तक का कितना सेल हुआ है और पिछले साल कितना प्रॉफिट हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पिछले साल के प्रॉफिट को और इस साल के जो अब तक का सेल्स हुआ है उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, और फिर उन्हें डिवाइड कर देते हैं हम पिछले साल के सेल से,
और उसके बाद हम क्या करते हैं कि जो हमारा पार्टनर था उस और जिस पार्टनर की डेथ हो रही है उसके शेयर से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर हमारा निकल जाता है उसका टोटल प्रॉफिट। यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स में हमें 4 चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। एक, पिछले साल का कितना प्रॉफिट था। दूसरा, पिछले साल का कितना सेल था। तीसरा, जिस पार्टनर की डेथ हो रही है उसका कौन सा रेशियो यानी कि किस रेशियो में वो प्रॉफिट को शेयर करता है। और चौथा, कि अब तक का यानी कि साल के स्टार्टिंग से जब तक पार्टनर की डेथ हुई है तब तक का टोटल सेल्स कितना है। ये 4 चीज़ें पता रहेगी तो हम उसके प्रॉफिट को निकाल देंगे, ठीक है। और एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। टाइम के आधार पर हम ये देख लेते हैं कि पिछले साल का क्या प्रॉफिट था। और ज़रूरी नहीं है कि पिछले साल का ही प्रॉफिट, ऐसा भी हम कर सकते हैं कि पिछले 3 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है तो उन तीनों का एवरेज प्रॉफिट निकाल दिए और उसके बाद हम मल्टीप्लाई कर देंगे जिस पार्टनर की मृत्यु हुई उसके रेशियो से, उसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से, और फिर हम उससे मल्टीप्लाई कर देंगे उस पार्टनर्स के टाइम से। जैसे वो अकाउंटिंग ईयर जब स्टार्ट हुआ उसके 3 महीने बाद उसकी मृत्यु हो गई तो 3/12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरीके से भी प्रॉफिट निकल सकता है, ठीक है। 2 मेथड मैंने आपको बता दिया। अब हम जर्नल एंट्री क्या करते हैं, तो देखो, द फॉलोइंग एंट्री विल बी फास्ट फूड डिसीज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट। अगर हमें प्रॉफिट हुआ है, मतलब अगर हमारा टोटल प्रॉफिट है, तो जो डिसीज पार्टनर होगा, जो हमारा पार्टनर्स की मृत्यु हुई है, उसे हम कर देते हैं क्रेडिट एंड P&L सस्पेंस अकाउंट को हम कर देते हैं डेबिट। लेकिन मान के चलो हमें लॉस हो गया, ठीक है, यानी कि हमें लॉस हो रहा था, तो जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसके रिप्रेजेंटेटिव से, उससे उत्तराधिकारी से हम पैसे और ले लेंगे और फिर हम एंट्री करेंगे डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट डेबिट टू P&L सस्पेंड अकाउंट्स, ठीक है। तो इसे आप लोग याद रखना, अगर लॉस होगा तो P&L सस्पेंड अकाउंट हमारा क्रेडिट होगा और अगर प्रॉफिट होगा तो P&L सस्पेंड अकाउंट हमारा डेबिट होगा, ठीक है। क्लियर है क्या हम एंट्री करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ डू यू कैलकुलेट द नेट अमाउंट पेबल टू द एग्जीक्यूटर ऑफ अ डिसीज पार्टनर। यानी कि डिसीज्ड पार्टनर, जिस पार्टनर की मृत्यु हुई उसके उत्तराधिकारी को आप कौन कौन से पैसे देते हो, अब हमें ये बताना है। तो जो जो पैसे हम देते थे रिटायरिंग पार्टनर्स को, लगभग वही पैसे हम देते हैं डेथ ऑफ अ पार्टनर को, यानी कि जिस पार्टनर की मृत्यु होती है उसके उत्तराधिकारी को भी, ठीक है। देखो हम क्या क्या देते हैं। द अमाउंट स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ द डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो जिस पार्टनर की मृत्यु हुई उसके कैपिटल अकाउंट में जितनी राशि है, जितने क्रेडिट बैलेंस है, वो हम पे कर देते हैं उसके एग्जीक्यूटर को, उसके उत्तराधिकारी को। इसके अलावा उसका गुडविल का जो शेयर बनता है वो भी पे कर देते हैं। इसके अलावा जब हम एसेट्स एंड लायबिलिटी को रिवैल्यू करते हैं, यानी कि रिवैल्यूएशन अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं, तो जो हमारा प्रॉफिट या लॉस निकल कर आता है, इनफैक्ट जो प्रॉफिट निकल कर आता है, क्योंकि हम यहाँ पे बता रहे हैं आपको वो जो हम पे करते हैं एग्जीक्यूटर को, ना कि हम वो आपको बता रहे हैं जो हम ले लेते हैं एग्जीक्यूटर से। हम आपको पहले ये बता रहे हैं कि क्या क्या हम उसे देते हैं, ठीक है। तो अगर प्रॉफिट निकल कर आता है तो वो जो प्रॉफिट होता है वो हम पे कर देते हैं उसके एग्जीक्यूटर को। इसके अलावा हम क्या पे करते हैं, तो इसके अलावा जो हमारा रिजर्व होता है और जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होता है वो हम उसके शेयर से दे देते हैं, यानी कि जो उसका शेयर होता है उस शेयर के अकॉर्डिंग हम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को या रिजर्व को ट्रांसफ़र कर देते हैं एग्जीक्यूटर को। इसके अलावा हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट अर्न फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईयर टू द डेथ ऑफ डेथ, यानी कि उस साल में स्टार्टिंग से जब तक उस पार्टनर्स की मृत्यु हो गई तब तक जितना भी प्रॉफिट होता है तो उसके शेयर के अकॉर्डिंग हम वो भी ट्रांसफ़र कर देते हैं एग्जीक्यूटर के अकाउंट में। इसके अलावा अगर कैपिटल पर इंटरेस्ट दिया जा रहा है, इसके बारे में पार्टनरशिप डीड में कहा गया है, तो मैंने आपको बता दिया, अगर पार्टनरशिप डीड में ये बातें ना कही गई हो कि कैपिटल पर इंटरेस्ट दिया जाता है तो हम कैपिटल पर इंटरेस्ट पेड नहीं करते। लेकिन अगर कहा गया है कि हम इतना पे करेंगे तो उस अकॉर्डिंग हम पे करते हैं, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का भी अधिकार होता है उसके उत्तराधिकारी के पास, जिस पार्टनर की मृत्यु हुई उसके उत्तराधिकारी के पास, कि वो उसके पैसे ले सके। इसके अलावा हिज शेयर इन द प्रोसीड ऑफ ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी। तो देखो, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी हम करवाते हैं इसलिए ताकि कोई पार्टनर की मृत्यु हो जाए तो उसके इसमें पैसे मिल सकें, तो इसकी जो राशि होती है वो भी हम पे करते हैं उसके एग्जीक्यूटर को। इसके अलावा अगर उसकी सैलरी बनती है, मतलब जो पार्टनर की मृत्यु हो गई उसे हम सैलरी दे देते हैं, तो साल के स्टार्टिंग से जब तक उसकी मृत्यु हो गई, जब तक उसने काम किया, तब तक के पैसे हम ट्रांसफ़र कर देते हैं उसके एग्जीक्यूटर के अकाउंट में। तो ये मैंने आपको वो बताया जो राशि हम उसे पे करते हैं। अब मैं आपको वो बताता हूँ जो राशि हम उसे वापस ले लेते हैं, ठीक है। कौन कौन से केसेस होते हैं। हिज शेयर इन द वैल्यू ऑफ ओल्ड गुडविल रिटर्न ऑफ। तो जिस गुडविल को हम पहले से ही रिटर्न ऑफ कर चुके थे तो उस अकाउंट को, मतलब उस पैसे को हम उससे वापस ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हिज शेयर इन द लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। इसका मतलब ये हुआ कि एसेट्स एंड लायबिलिटी वैल्यू करने के बाद अगर हमें प्रॉफिट ना होकर लॉस ही हुआ है, उल्टा लॉस ही हुआ है, तो उस अकाउंट में हम एग्जीक्यूटर के अकाउंट से पैसे काट लेते हैं, मतलब पैसे वापस फर्म में ले आते हैं। इसके अलावा हिज ड्राइंग्स एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इफ प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप डीड। तो अगर उसने पहले से ड्राइंग्स को निकाला था, यानी कि अपने पर्सनल यूज़ के लिए पैसे को निकाला था, और उस पर जो चार्ज बन रहा है, उस पर जो इंटरेस्ट बन रहा है, इसके पैसे भी हम एग्जीक्यूटर से लेते हैं अगर ऐसा हुआ है तो। इसके अलावा
हिज शेयर इन द लॉस दैट मे हैव अकर्ड फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईयर टिल द डेथ ऑफ डेथ, यानी कि जब तक उस साल की स्टार्टिंग से जब तक पार्टनर्स की डेथ हो गई तब तक अगर लॉस हुआ है फर्म को तो उस केस में उस लॉस को सहना पड़ता है एग्जीक्यूटर को भी, यानी कि उसके एग्जीक्यूटर को पैसे पे करने पड़ जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा लोन टेकन बाय द डिसीज्ड पार्टनर फ्रॉम द फर्म, तो जिस पार्टनर की मृत्यु हो गई अगर उसने पहले से लोन लिया था तो वो पेड करना पड़ जाता है एग्जीक्यूटर को, यानी कि ऐसा नहीं है कि एग्जीक्यूटर को सिर्फ पैसे मिलेंगे ही मिलेंगे। ऐसे कई सारे केसेस होते हैं जिस केस में एग्जीक्यूटर को उल्टे पैसे देने पड़ जाते हैं। ठीक है, तो क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। एंड स्टूडेंट्स, अगर आप इस फाइल की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसके अलावा कमेंट सेक्शन में भी मैंने इस पीडीएफ का लिंक शेयर कर दिया। ठीक है, यानी कि डेथ ऑफ पार्टनर की कंप्लीट रिवीजन नोट्स को आप डाउनलोड कर सकते हो एक सिंगल क्लिक पर। आप क्लिक करना उस लिंक पर जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में आपके साथ शेयर किया। लिंक पर आप क्लिक करोगे तो आपको एक पासवर्ड को टाइप करना है और फाइल का पासवर्ड मैं अपने एक स्टूडेंट्स के नाम पर रखना चाहूँगा और उस स्टूडेंट्स का नाम है SHIVAM, यानी कि शिवम टाइप करते ही वो जो फाइल होगा वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार आप पीडीएफ को डाउनलोड करके फिर मैसेज छोड़ देना। ठीक है, कि मैंने पीडीएफ को डाउनलोड कर लिया। अगर आप डाउनलोड नहीं कर पाए तो उसके इसमें मैसेज कर देना, मैं लिंक आपके साथ फिर से शेयर कर दूंगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 है, गिव द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इन द केस ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर। तो देखो ये क्वेश्चन आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन हाँ कभी कभी पूछा जाता है, इसकी एंट्रीज पूछी जाती है। तो अगर चाहते हो तो इसे कवर कर सकते हो। अगर आप स्किप भी करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि जितने थ्योरेटिकल टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उस अकॉर्डिंग आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर देना। इस क्वेश्चन को आप स्किप भी कर सकते हो, हालांकि इसकी जनरल मैंने आपको दिखाई दी है, यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप अगर चाहते हो तो आप इसे भी कर सकते हो। ठीक है, देखो अगर ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी की बात करें, अगर ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह हम ट्रीट करते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट को कर देते हैं डेबिट और पार्टनर्स के कैपिटल, ठीक है, और ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी को इस तरीके से रिटर्न ऑफ कर देते हैं। इसके अलावा अगर हम इसे कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट करते हैं ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी को, तो जब हम क्लेम करते हैं तो उस टाइम तो हम डेबिट कर देते हैं इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट को और ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट को कर देते हैं क्रेडिट। उसके बाद जब हम उस बैलेंस को, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी के बैलेंस को हम पार्टनर्स के बीच शेयर कर देते हैं तो उस टाइम हम ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट को कर देते हैं डेबिट और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को कर देते हैं क्रेडिट। और इस टाइम हम इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी के पैसे को शेयर कर देते हैं, इन पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है, तो ये एंट्री की जाती है। और एक केस तब होता है जब ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी के जो पैसे होते हैं, मतलब ज्वाइंट लाइफ जो पॉलिसी है वो बुक्स में अपीयर होता है, तो उस टाइम जब हम क्लेम करते हैं तब तो हम एंट्री करते हैं इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट। इसके बाद जब ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व में पैसे ट्रांसफर होते हैं तो उस टाइम हम ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट को कर देते हैं डेबिट और ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट को कर देते हैं क्रेडिट। फिर जब हम पैसे को पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, यानी कि ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी के जो अकाउंट था उसे क्लोज करते हैं, तो उस टाइम हम ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट को कर देते हैं डेबिट और सभी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को कर देते हैं क्रेडिट। और इस टाइम उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम उस ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी के पैसे को पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है, और जो इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होती है तो उस केस में जिस पार्टनर की मृत्यु होती है तो हम इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट को कर देते हैं डेबिट और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को कर देते हैं क्रेडिट। ठीक है, तो देखो ये रहा जर्नल एंट्री। अगर आप चाहते हो तो आप इस पर फोकस कर सकते हो, मतलब ये पढ़ सकते हो। हालांकि मैंने आपको बता दिया ये उतने भी इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन क्योंकि मेरा ये एम था कि मैं ये सीरीज़ में उन सारे क्वेश्चन को कवर करूं जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, तो ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कभी कभी पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इन क्वेश्चंस को भी कवर किया। इसके अलावा अब आप अपनी इंप्रूवमेंट को, अपने कॉन्फिडेंस को चेक भी कर सकते हो। आप किसी भी क्वेश्चन पेपर को उठाकर देख लो, आप किसी भी मॉडल पेपर को उठाकर देख लो, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन, जैसे एक क्वेश्चन ये रहता है कि एक्सप्लेन द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू AS 26, मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के तहत हम गुडविल को किस तरीके से ट्रीट करते हैं। ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, तो उन सभी क्वेश्चंस को हमने कवर किया। मतलब इस सीरीज में हमने सारे क्वेश्चंस को कवर किया जिससे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप चाहे कुछ पढ़े हुए हो या ना पढ़े हुए हो, इस सीरीज को आप स्टार्ट से तक फॉलो करोगे, नोट्स को आप फुल्ली कंसंट्रेशन के साथ अच्छे से कंप्लीट कर लोगे, फिर एग्जाम में आप 100 मार्क्स ऑफ क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ये चैप्टर में आपको बस इतना ही पढ़ना था, बहुत ही छोटा सा चैप्टर था। नेक्स्ट चैप्टर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप की वीडियो को हम लेकर आएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बस।